तो क्या आप भी जिम में अपने वर्कआउट को सुपर हाई इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करते हैं? तो वेट, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि आपके वर्कआउट में जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी आपका वर्कआउट उतना ही अच्छा होगा और आपकी मसल ग्रोथ इतनी ही अच्छी होगी। अब चाहे वो हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो, क्रॉसफिट हो या फिर वेट ट्रेनिंग हो। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि अगर आप अपने वर्कआउट में सिर्फ हाई और सुपर हाई इंटेंसिटी को ही परफॉर्म करोगे तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है? जी हाँ। जिस तरीके से एक अच्छी चीज़ को अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक उसी तरीके से अगर हम सिर्फ हाई इंटेंसिटी और सुपर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को ही परफॉर्म करें तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां हमको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, उसे रॉयल इग्नोर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो 5 सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जहां हमको हाई इंटेंसिटी को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो 1% भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली सिचुएशन जहां हमें हाई इंटेंसिटी और सुपर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए वो है ऑफ फॉर टू लॉन्ग। सपोज करिए कि आप किसी भी तरीके की बिजनेस ट्रिप या फिर पर्सनल ट्रिप के लिए गए हैं 2-3 महीने के लिए और वहां आपने किसी भी तरीके की वर्कआउट एक्टिविटी को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। तो इन दैट केस आप जब भी अपने वर्कआउट एक्टिविटी को रीस्टार्ट करेंगे, एक ट्रैक में वापस लेके आएंगे, तो उस सिचुएशन में आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो हैबिचुअल थी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को करने के लिए आपने उसे 2-3 महीने का गैप दे दिया। अब अपने बॉडी को फिर से वो फेज में लाने के लिए आपको लो और मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ वो वर्कआउट को कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो क्रॉस ट्रेनिंग हो, कार्डियो हो या फिर वेट ट्रेनिंग हो। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सिचुएशन में जहां हमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को नहीं परफॉर्म करना चाहिए, वो है वर्कआउट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इसे अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं तो इसके अपने ही बहुत अच्छे बेनिफिट है। लेकिन अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम फास्टिंग के दौरान वर्कआउट कर सकते हैं। माय पर्सनल एडवाइस कि हमें पहली बात फास्टिंग के दौरान बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, और अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। आप लो और मॉडरेट जैसे कि योगा, स्ट्रेचिंग, वार्म अप्स ऐसे कुछ वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें फास्टिंग के दौरान वर्कआउट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब उस एनर्जी से हम वेट लिफ्टिंग या फिर किसी भी तरीके की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। और जब आप फास्टिंग पे होते हैं ना तो आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन का जो डिप्लेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होने लगता है, यानी आपके बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कैसे करेंगे जब आपके बॉडी में वो एनर्जी ही नहीं है? अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे इस सिचुएशन में फास्टिंग के समय तो इस सिचुएशन में आपको बहुत सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, जैसे कि वेट ट्रेनिंग करते करते आप फेंट हो सकते हो, ब्लैकआउट हो सकते हो, आप बेहोश होकर गिर भी सकते हो। तो एज अ पर्सनल एडवाइस फास्टिंग के दौरान आपको बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगर आप कर ही रहे हो तो लो और मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ ही वर्कआउट को परफॉर्म करें। अब तीसरी जो सिचुएशन है वो है न्यूबीज, यानी अगर आपको जिम ज्वाइन के 1 से 3 महीने ही हुए हैं। अब बहुत से जिम में ऐसे ट्रेनर होते हैं जो बिगनर्स को हाई इंटेंसिटी कार्डियो कराने लग जाते हैं। अरे भाई, वो बिगनर है, पहले उसको प्रॉपरली अडेप्ट तो कर लेने दो। एज अ बिगनर आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको नॉर्मली लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ ही अपने वर्कआउट को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आप जिम में बिगनर हो और आपको अपने बॉडी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो पहले आप लो और मॉडरेट एक्सरसाइज के साथ साथ अपने बॉडी के बारे में जानो। एज अ बिगनर आप जिम में स्ट्रेचिंग करें, अपने बॉडी को वार्म अप करें और बॉडी वेट जैसे कि पुशअप, पुलअप्स, स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। ये एक बेसिक सी एक्सरसाइज है, इससे आपको पहले मास्टर करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू द वेट ट्रेनिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग। तो इसे अच्छे से मास्टर करें और इसे करने से आपको एक और बेनिफिट मिलता है। अगर आप इस अर्ली स्टेज में ये सब चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो आपके बॉडी में, जैसे कि कभी कभार किसी के बॉडी में होता है जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम आती है, उसके बॉडी में फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इन सब चीज़ों से उसको पता लग सकता है कि हाँ उसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वो उस पर ज़्यादा वर्क करके जब वो हैवी वेट लिफ्टिंग करेगा तो उसमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो चौथा चीज़ है वो है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू वर्कआउट चार्ट। अब इसका मतलब है कि आप जो भी वर्कआउट चार्ट परफॉर्म करें उसमें आपने कोई भी नई एक्सरसाइज को परफॉर्म किया या फिर आपने पूरा ही वर्कआउट चार्ट चेंज करके एक नया वर्कआउट चार्ट बनाया, तो इन दैट सिचुएशन आपको उस वर्कआउट चार्ट के साथ बिल्कुल भी हाई इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ट सामने वाले को इफेक्टिव हुआ वो आपको भी इफेक्टिव हो।
आपकी बॉडी का डायमेंशन डिफरेंट है और उसके बॉडी का डायमेंशन डिफरेंट है। तो जो आप नया चार्ट को परफॉर्म करें उसको 1 वीक तक ट्रायल में ले, उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना वेट उठाना चाहिए, कितना हैवी जाना चाहिए वेट में, उसको किस रेंज ऑफ मोशन के साथ परफॉर्म करना चाहिए और साथ ही साथ उसको किस फॉर्म में परफॉर्म करना चाहिए। अगर फर्स्ट वीक में आपने नोटिस किया कि हाँ ये एक्सरसाइज मुझे सूट कर रही है, इसके करने से मेरे को किसी तरीके की इंजरी नहीं हो रही है, तब बिंदास अपने जो बाकी के वीक से उसमें एकदम अच्छे से इससे परफॉर्म करें। तो मेक श्योर कि जब भी आप नया वर्कआउट चार्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इस दैट सिचुएशन आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के साथ बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अब जो 5वां और आखिरी सिचुएशन है जहाँ हमें हाई इंटेंसिटी को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, वो है कि लैक ऑफ स्लीप और न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। अब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए एडिक्वेट अमाउंट। और हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगी और हम अपने बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अब जब हम रात को ठीक से सोएंगे ही नहीं और अपने बॉडी को ठीक से न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, और जब हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ नहीं आएगी तो हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को परफॉर्म कैसे करेंगे। इसके लिए हमें रात को एक प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की नींद को लेनी चाहिए ताकि हमारी जो मसल है और हमारी बॉडी है पूरे दिन के जो इधर उधर के भागा भागी के काम से पूरी तरीके से रिकवर हो सके। जब हमारी बॉडी रिकवर नहीं होती है ना तो हमारे माइंड में जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में एनर्जी डाउन हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप पूरे दिन में ठीक से कुछ खाएंगे नहीं, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इन दैट केस आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं सीरियस अपने फिटनेस गोल को लेके तो नॉर्मली उस दिन रेस्ट लीजिए या फिर स्ट्रेचिंग या योगा जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि किसी भी दिन आपके बॉडी में फटीगनेस ज़्यादा है या फिर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर आपको लगता है कि आपको न्यूट्रिशन ठीक तरीके से नहीं मिल पाया उस दिन, तो आप उस दिन बिंदास होकर रेस्ट ले सकते हैं एज अ रेस्ट पीरियड। वीक में कम से कम 1 दिन रेस्ट अपने बॉडी को रिकवरी डे देना ही चाहिए जहाँ पे आप नॉर्मली हल्का सा कार्डियो करें और साथ ही साथ एकदम लो इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करें। आई होप कि ये वीडियो में आपको समझ आया होगा कि हमें किन किन सिचुएशन में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।